नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023-24 को लेकर के बात कर रहे हैं। पार्ट 1 आप सभी ने देख लिया होगा, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में काफ़ी कुछ जानकारी ऑलरेडी आप सभी को दे चुके हैं इस भर्ती के बारे में। बस आप वीडियो पूरा जरूर सुन लीजिएगा, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। जहाँ तक बता चुके हैं उसके आगे बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको नोटिफिकेशन की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा आप सभी एक बार आयु सीमा को लेकर के फिर से देख लीजिए। आयु सीमा में अगर मेल अभ्यर्थी हैं, फीमेल यहाँ पर अलग, यहाँ पर मेल देख लीजिए। अगर आप मेल अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल के लिए 18 से 22 साल है। और कब से कब तक आपकी एज दिखी जाएगी वो भी ऑलरेडी इसी नोटिफिकेशन में पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं विस्तार से। अगर आप EWS हो तो भी आपको 18 से 22 चाहिए, जनरल हो चाहे EWS हो आपको 18 से 22 चाहिए। इसके अलावा OBC हो, SC हो, ST हो, आपको चाहिए 18 से 27 साल। क्षैतिज आरक्षण में महिलाओं को 20% आरक्षण है। बाकी एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर हैं, तो केवल एक सर्विसमैन को ही आयु सीमा में छूट मिलेगी 3 साल की। बाकी क्षैतिज आरक्षण में और किसी को छूट नहीं मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी 2 छूट कभी भी एक साथ नहीं मिलते हैं। दोनों छूट में जो ज़्यादा छूट होगी वही आपको मिलेगा। फीमेल में देखिए, अगर आप जनरल हो या फिर आप EWS में हो तो आपको 18 से 25 साल है आयु सीमा। बाकी अदर के लिए 18 से 27 यहाँ पर है, यानी OBC, SC, ST। आपको अपना प्रमाण पत्र किन किन अधिकारियों से आपका रहना चाहिए, संबंधित प्रमाण पत्र या फिर जो अन्य डिटेल्स है जितनी ऑलरेडी बता चुके हैं उसके आगे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, एक यहाँ पर गलती हो गया बताने में। जो फीमेल अभ्यर्थी होंगी आयु सीमा में, OBC होंगे, SC, ST, तो आपके लिए आयु सीमा 18 से लेकर के 30 वर्ष है। क्योंकि जनरल EWS में 18 से 25 है, इसके बाद 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी। जनरल अगर पुरुष अभ्यर्थी तो 18 से 22 साल यहाँ पर है, और 5 साल की आयु सीमा में छूट मिल करके 18 से 27 हो जाएगा OBC, SC, ST के लिए। लेकिन फीमेल अभ्यर्थी में आयु सीमा जनरल या EWS के लिए 18 से 25 है, तो बाकी अदर कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी, तो 18 से 30 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे पार्ट 1 में। आप इसी वीडियो के जस्ट पहले वाला वीडियो है उसको आप पूरा जरूर सुन लीजिएगा, कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि कोई भी अगर जानकारी अगर आधी अधूरी मिलती है या फिर अगर आपके पास सही जानकारी नहीं होती, बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? क्षैतिज आरक्षण में इसके पहले था ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत, यहाँ पर क्षैतिज हो गया। कितने आयु सीमा में छूट किस कैटेगरी को मिलेगी? महिलाओं के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान है। भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अगर आश्रित है, देखिए जिनको भी आरक्षण का लाभ चाहिए आपको मूल निवासी रहना चाहिए उत्तर प्रदेश का। तो फ्रीडम फाइटर में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट्स रहने चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि जिलाधिकारी स्तर से ये प्रमाण पत्र निर्गत होता है, इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरह से अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर पॉइंट्स दिया गया है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा और कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई कर दे तुरंत। और अगर नहीं कर पाए तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। कुछ यहाँ पर टिप्पणी भी है, जैसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के लिए प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो। सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखिए, यदि अनुसूचित जाति या जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरुष से विवाह करती है, जनरल कैटेगरी की पुरुष से विवाह करती है, तो उसी विवाह के उपरांत भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, यानी सवर्ण स्त्री होती है, जनरल कैटेगरी के कोई अगर यहाँ पर कैंडिडेट होती है, गर्ल होती हैं, अगर वे किसी SC, ST की पुरुष से विवाह करती है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि आरक्षण का लाभ आपके पिता पक्ष से देखा जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आपके पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी रहने चाहिए। आगे देखिए, आप सभी, गोद लिए जाने के फलस्वरूप संबंधित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी संतान स्वरूप हो जाता है। यदि SC, ST का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो बच्चे को आरक्षण व्यवस्था का लाभ अनुमन्य होगा। अब यहाँ पर देखिए क्रीमी लेयर वाली बात हो गई। OBC में आरक्षण नियमावली 1994, आप यहाँ पर देखेंगे कि OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 पर रहना चाहिए और 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की लास्ट डेट से पहले का निर्गत हुआ रहना चाहिए। यानी कि फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट के पहले का, और 1 अप्रैल जैसे EWS के लिए है, सेम चीज़ें बिल्कुल है।
ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम एकदम है कि 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद का बना रहना चाहिए, चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो, एनसीएल वाला, नॉन क्रीमी लेयर वाला। ये दोनों ही प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 को या फिर उसके बाद का बना रहना चाहिए और फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट से पहले का निर्गत रहना चाहिए। तो आप लोग बनवा लीजिएगा, अदरवाइज आपको बाद में 100% दिक्कत होगी। और अगर आप कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं डीबी के समय, तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। निवास भी, डोमिसाइल भी आपको देना आवश्यक होगा। फिर देखिए नीचे प्रारूप भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इसको बता चुके हैं कि महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसको आप बनवा लीजिएगा, कोई भी लेखपाल मना नहीं कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम आपको, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति जनजाति व ओबीसी के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ये भी ऑलरेडी वीडियो जो हम पार्ट 1 है उसमें बता चुके हैं कि स्टेट वाले प्रारूप पर ही बना रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को आप सभी। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। लंबवत या क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने संबंधी निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये भी आप सभी को ऑलरेडी बता चुके हैं। जनरल के लिए आवश्यक नहीं होता है, लेकिन बनवाना सभी को है। बाकी जिनको आरक्षण का लाभ चाहिए, चाहे क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर में, तो आपको निश्चित रूप से डोमिसाइल बनवा लेना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों की समीक्षा यानी डीबी के समय प्रस्तुत न किए जाने पर यह अवधारणा की जाएगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं, फिर आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा और दोबारा कोई आपको अवसर भी नहीं मिलेगा। वर्टिकल आरक्षण यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, यानी उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट का उपभोग किया हो, यानी आयु सीमा में छूट। उसके बावजूद भी अगर आप जनरल की मेरिट में आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यूआर कैटेगरी में। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही का आरक्षण लाभ मिलेगा, जिसमें ज़्यादा उसको लाभकारी होगा, जो छूट उसमें। क्षैतिज आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जाएगा। आगे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑफिशियल साइट, कैसे आवेदन करना है, इसको लेकर के आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। आपकी भर्ती 2000 ग्रेड पे की है और जो भी आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि आप देंगे फॉर्म भरने के समय, ध्यान दीजिएगा उसमें आगे कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे और ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको संभाल के रखना है हमेशा भर्ती पूरी होने तक। इसी तरह से फोटोग्राफ, हस्ताक्षर आदि चीज़ें के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कितनी साइज़ होनी चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी आपके पास रहेगा, उसको आप साइज़ में हो जाता है। आप चाहे मोबाइल से फॉर्म भरें या फिर साइबर कैफे से फॉर्म भरवाएं, कोई गलती ना हो। और फोटो में आपके चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, अत्यधिक चमक या छाया ना हो, 6 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो ना हो, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, मुंह बंद आंखें खुली, इस तरह से नहीं, मुंह बंद आंखें खुली रहनी चाहिए, यानी तटस्थ अभिव्यक्ति, चेहरे के दोनों किनारे यानी दोनों कान आपके साफ दिखते हुए हों, कैमरे पर सीधी नज़र हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। आवेदन जो है ऑफिशियल साइट पर जाकर के ही करना है। जो भी आप जानकारी दें, सही जानकारी दें फॉर्म में। और जो अभ्यर्थी किसी शासकीय सेवा में, सरकारी जॉब पर हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी भी आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो आप एनओसी ले लीजिएगा अपने संबंधित विभाग से। किसी सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र पर चस्पा किए जा रहे फोटो तथा लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया की किसी भी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई भी वर्दी धारित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कुछ यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कोई भी जानकारी आपको छिपाना नहीं है। और जो भी शासनादेश या जो भी प्रावधान है, अध्यादेश से शासनादेश से आरक्षित या फिर अनारक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है भर्ती के किसी भी स्टेज पर। कुछ चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, ऑलरेडी आपको उसके बारे में बता चुके हैं। जो भी आपको सूचना मिलेगी आयोग की या भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर ही मिलेगी। बाकी आरटीआई वगैरह अभी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे किसी भी जानकारी के लिए। बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम में आप सभी यहाँ पर देख लीजिए। सामान्य ज्ञान विस्तार से आप सभी इसको देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग हो गया आपका। क्लासेज भी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तैयारी आप सभी अच्छे से करिए और एक सीट अपना सुनिश्चित करिए।
ये प्रारूप देख लीजिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्टेट वाला ही चलेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जो नोटिफिकेशन में उसी के अकॉर्डिंग पूरा नोटिफिकेशन आपको एक बार अपने से भी खुद से भी अच्छे से पढ़ लेना है। ये ओबीसी के लिए हो गया, जो कि 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद का बना हो, फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट के पहले का बना हो। ये आपका हो गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए। किस सक्षम प्राधिकारी से रहना चाहिए उसके बारे में भी आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है। इसी तरह से इसके लिए भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए आप ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। ये प्रारूप आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसी प्रारूप पर, यानी ये प्रारूप आप जाएंगे तो आपके संबंधित तहसील में या फिर जिले मुख्यालय पर मिल जाएंगे। इसी प्रारूप पर ही आपको अपने ये प्रमाण पत्र निर्गत करवाने हैं। राज्य अधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप, एनओसी की भी बात की जा रही है। अब आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके मन में क्वेरी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो वही जानकारी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही साथ आप सभी की तैयारी भी करवाई जाती है, क्लासेज भी चलती रहती हैं। सभी के सभी आपके प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट आपके लास्ट डेट से पहले के रहने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट ये दोनों आपके 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद का बना रहना चाहिए। तो बाकी लोग भी आप अपने नए नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर डोमिसाइल हो। जनरल के लिए निवास की अनिवार्यता नहीं होती है। अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी होंगे आप सभी लोग जनरल में ही कंसीडर किए जाएंगे। भले ही अदर स्टेट की कोई गर्ल अगर कैंडिडेट है, आपकी शादी यूपी में हो गई है, लेकिन आपका प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट आपका आपके पिता पक्ष से ही देखा जाएगा, तो आप फिर अदर स्टेट में आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस में शादी के बाद ससुराल पक्ष का मान्य होता है, शादी से पहले आपके पिता पक्ष का मान्य होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी की जो जानकारी है ऑलरेडी वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं, वो वीडियो भी कंप्लीट सुन लीजिएगा। और ये वाला वीडियो भी अगर आप सभी ने कंप्लीट सुन लिया होगा तो आप सभी को पूरी जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।